हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कई सारे लोगों का कमेंट था कि आप मेंस की अपनी कॉपी दिखाओ। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो मेंस कॉपी रिलेटेड ही होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं अपना ऐसे की कॉपी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरा मार्कशीट देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे ऐसे में 170 मार्क्स मिले हैं, जो हिंदी मीडियम में एक डिसेंट स्कोर है। और इस मार्क्स के कारण ही मेरा सिलेक्शन बीपीएससी में हो पाया है। सिलेक्शन क्या, मैं कहूँ कि अगर मेरा चयन डीपीएसपी के रूप में हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे का अहम योगदान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कॉपी। तो ये है मेरी ऐसे की अनइवेल्युएटेड कॉपी। अभी तक इवेल्युएटेड कॉपी आई नहीं है, तो तब तक आप ये मेरी कॉपी देखिए। मैंने कैसे कैसे एक ऐसे को अप्रोच किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐसे में 3 सेक्शंस होते हैं, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 3 सेक्शन में डिवाइड रहते हैं। इसमें से आपको हर एक सेक्शन में एक एक निबंध लिखना होता है। तो ये मेरा सेक्शन 1 का है, जिसे आप देख रहे हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें से मैंने इस पे लिखा है पर्यावरण और संतुलन सृष्टि का विनाशक। क्योंकि देखिए, अगर आपके आपके पास चारों, आपको ऑप्शन लगेगा कि हाँ मैं चारों पे लिख सकती हूँ, लेकिन आपको उसमें से बेस्ट को डिसाइड करना है जिसमें आपके पास इनफ कंटेंट हो। आपको लिखने टाइम में ये नहीं हो कि आधा लिख के फिर आधे पे अब आगे पेन ही नहीं बढ़ रहा है, क्या लिखूं समझ ही नहीं आ रहा है, कंटेंट की कमी हो गई। तो अगर आप ऐसे की कॉपी लिखने से पहले 10 मिनट अगर आप इंट्रोडक्शन या कुछ कि आप एंडिंग कैसे करने वाले हैं, क्या क्या रिपोर्ट आपको इसमें डालना है, थोड़ा सा अगर माइंडसेट क्लियर कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या लिखना है, एक रो बना लिए, इसका रफ बना लिए कि मैं ये इंक्लूड करूंगा, तो आपका ऐसे निश्चित ही बेहतर होगा। और आप 1 घंटे में, लिमिटेड टाइम में, 3 ऐसे होते हैं, 3 घंटा मिलता है, तो एक ऐसे के लिए आप 1 घंटा मान के चलिए। तो अगर 50 मिनट आप लिखते हैं और 10 मिनट बस सोचते हैं कि कैसे कैसे लिखूंगा, क्या क्या लिखूंगा, 10 मिनट उसका रफ बना लेते हैं, तो आपको कहीं भी पेन नहीं रुकेगा और कंटिन्यू आप लिखते रहेंगे। तो मैंने ये पर्यावरण और संतुलन पे लिखा है। हालांकि चारों ऑप्शन थे जिसपे मैं लिख सकती थी, लेकिन मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट इसमें थी और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी पहले कर चुकी थी, तो मैंने सोचा इसको इसको ही क्यों ना लिखा जाए। तो मैंने ये ऐसे लिखा है और यहाँ मैंने ऊपर शीर्षक लिखा है। अगर कोई भी आप ऐसे लिखते हैं तो आपको वो टिक करना होता है और शीर्षक को लिखना होता है। मुझे इसे बॉक्स में घेरना चाहिए था, बट मैं उस टाइम पता नहीं दिमाग से स्लिप हो गया था। तो मैंने इस ऐसे की शुरुआत इस कोटेशन से की है। ये कोटेशन मुझे याद था, तो ये मैंने लिखा है कि धूप का जंगल नंगे पांव, एक बंजारा करता क्या, रेत की नदियां रेत के झरने, प्यासा बेचारा करता क्या। तो इसे मैंने शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन और आपका जो फाइनल निष्कर्ष है वो दोनों आपको एकदम बेहतर बनाना है, ताकि कॉपी चेक करने वाले के दिल को छू जाए और आपको बेहतर मार्क्स दे। तो मैंने इसे शुरुआत की है। उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंट में जो भी घटना हुई है वो सब लिखा है कि कैलिफोर्निया की वनाग्नि, जोशीमठ की घटना, वेनेजुएला के ग्लेशियर पिघल होना, और इन सब लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि उनका ध्यान इस पे आए। उसके बाद फिर मैंने इसका डिफिनीशन बता दिया है और आगे फिर इसको लिखा है कि इससे क्या क्या कारण है। देखिए, अगर पर्यावरण असंतुलन हो रहा है तो इसके सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं होंगे, मानवीय कारण भी होंगे। तो फिर मैंने दोनों को आगे डिवाइड करके लिखा है कि प्राकृतिक कारण कहाँ तक जिम्मेदार है और मानवीय कारण कहाँ तक जिम्मेदार है, ये मैंने लिखा है। इसके बाद फिर मैंने कुछ 1-2 पेज के बाद फिर मैंने, मुझे ये कोटेशन याद आया महात्मा गांधी जी का, तो मैंने इसे डाला है ताकि ऐसे को इम्पैक्टफुल बनाया जा सके। तो ये पृथ्वी के पास मनुष्य की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु लालच के लिए नहीं, तो मैंने इसे यूज किया है। तो ये लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि ऐसे मेरा बेहतर हो पाए। क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यू सिर्फ ऐसे लिखते जा रहे हैं तो फिर पढ़ने वाले को भी ना बोरिंग लगने लगता है। तो फिर मतलब अच्छा आपको मार्क्स हो सकता है कि ना दे। इस कारण से मैंने थोड़े थोड़े देर पे कोटेशन का यूज किया है। आगे फिर मैंने इसके परिणाम बताए हैं कि कहाँ कहाँ प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब समस्याएं उभर रही हैं। फिर मैंने आगे लिखा है कि जल प्रदूषण के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, ये सब क्या क्या इससे समस्याएं आती है, कौन कौन सी बीमारी फैलती है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक रिपोर्ट का यूज किया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत में केवल 1% जल ही पीने योग्य है, तो मैंने इसे भी हाईलाइट कर दिया है। आगे मैंने फिर एक रिपोर्ट लिखा है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसको आपको वेरीफाई करने के लिए आपको रिपोर्ट को, डाटा को दिखाना होगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये बस हवा हवाई बात नहीं कर रहा है, इसने कुछ पढ़ा भी है। जब आप रिपोर्ट डालते हैं तो उसे आप जो बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि हो जाती है। तो फिर मैंने एक ये रिपोर्ट पढ़ा था, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट थी, जिसके अनुसार ये बताया गया था कि 50 शहरों में से 20 भारत में स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है। उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पे लाइन एक यूज किया है कि या तो पृथ्वी का भविष्य हरा होगा या होगा ही नहीं। उसके बाद आगे फिर मैंने वायु प्रदूषण का बताया है कि कैसे कैसे ये हो रहा है, क्या क्या इसके परिणाम है। फिर मैंने ये ज्योग्राफी में कहीं पढ़ा था कि पंजाब की जो राज्य की मिट्टी है वो लवणीकरण की चपेट में है, तो ये फिर मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अभी तक जो भी सब्जेक्ट में आप कहीं भी पढ़े हैं,
ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री का ही कुछ यूज करो, ज्योग्राफी का, आप कुछ भी अगर पढ़े, कहीं भी आप पढ़े हैं और आज जिस टॉपिक पे आप आज लिख रहे हैं उससे अगर इंटरकनेक्ट हो रहा है तो आपको वहाँ लिख देना है, ताकि ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसे हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। फिर मैंने इसके लिए क्या क्या उत्तरदायी है वो बताया है। फिर मैंने इसके लिए बताया कि कैसे जनसंख्या के कारण ये हो रहा है, आवासन की समस्या है, शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। फिर मैंने यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिखा है अर्बन हीटलैंड का, कि बढ़ते शहरीकरण के कारण क्या क्या हो रहा है, ये भी तो पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। तो ये सब मैंने यहाँ लिखा है। फिर मैंने इसके लिए दिखाया है कि क्या क्या प्रयास किए गए थे, हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो मैंने यहाँ लिख दिया, जिसे हाईलाइट मैंने किया है। फिर क्या क्या प्रयास किए गए हैं वैश्विक स्तर पे, वो मैंने लिखा है, रियो डी जेनरे का। फिर आगे ये एक कोटेशन मैंने यहाँ बान की मून का यूज किया है, कि पर्यावरण असंतुलन एक ऐसी समस्या है जो सीमा का मान नहीं रखती, न ही ये अमीर गरीब को देखती है, यह पूरे विश्व को प्रभावित करती है, इसलिए इसके बचाव हेतु भी वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। यहाँ मैंने ये लाइन्स यूज की है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आगे फिर मैंने क्या क्या इसके लिए और भी प्रयास किए गए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी की बैठक, सीओपी, ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी है। दो COP21 का क्या लक्ष्य था पेरिस सम्मेलन में, कि 1.5 डिग्री से टेम्परेचर को कम करना है, ये सब मैंने यहाँ लिखा है। फिर मैंने इसमें भारत का प्रयास दिखाया कि भारत क्या क्या कर रहा है पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए। तो मैंने यहाँ COP26 वाला पंचामृत घोषणा का जिक्र किया है कि 2027 तक कैसे भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनने का लक्ष्य रखा गया है, और क्या क्या इसमें और भी किए गए थे प्रयास, वो सब मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ एक रिपोर्ट लिखी है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति 180 है, जो कितना यहाँ पे चिंता का विषय है पर्यावरण, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद फिर भारत के और भी जो प्रयास है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 वो मैंने लिखा है, पर्यावरण संरक्षण नीति लिखा है। इसी क्रम में मैंने देखिए पहले इसमें वैश्विक स्तर पे दिखाया कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर मैंने भारत के स्तर पे दिखाया कि भारत के स्तर पे क्या प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इसमें बिहार का भी, भले आपको उसमें पूछे या ना पूछे कि बिहार में इसका क्या है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक पैराग्राफ एटलीस्ट डाल देना है बिहार का, ताकि एग्जामिनर के माइंड में तो ये है ना कि वो बीपीएससी की कॉपी चेक कर रहा है और आप भी बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार में इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो फिर मैंने यहाँ लिखा है कि जल जीवन हरियाली मिशन है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिक वाहन है। उस टाइम मुझे ये सब चीजें याद थी तो मैंने वहाँ लिख दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ निष्कर्ष लिखा है, कि निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों पर ध्यान देकर, ये सब मैंने लिखा है। और फिर मैंने इसका एंडिंग भी एक कोटेशन से किया है, यह पृथ्वी हमें विरासत में नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी से उधार में मिली है। तो इस प्रकार मैंने दोस्तों ये पहला जो सेक्शन था मेरा, जिसमें पर्यावरण पे मुझे लिखना था, तो वो मैंने लिखा है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये मेरा पहला ऐसे हो गया। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन था, दूसरे सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से किसी एक पे मुझे लिखना था। तो इसमें मैंने लिखा है, इस पे शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। इसमें भी 4 दिए गए थे, इसमें से किसी एक पे मुझे लिखना था, तो मैंने इस पे लिखा था नारी सशक्तिकरण वाले पे, क्योंकि इसमें मेरे पास ज्यादा कोटेशन थे, ज्यादा डाटा था, तो फिर मैंने इसे चुना। क्योंकि फिर वही बात होती कि अगर मैं किसी और ऐसे को स्टार्ट करूँ फिर बीच में रुक जाती, इस कारण से मैंने इसे चुना। और फिर इसकी भी शुरुआत मैंने कुछ लाइन से की है, कि स्त्री तन के भूगोल से परे उसके मन की गांठें खोलकर क्या कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास, निर्मला पुतुल की ये लाइनें हैं, तो मैंने यहाँ से इसकी शुरुआत की है। आगे फिर मैंने लिखा है कि नारी सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है। प्राचीन काल में फिर मैं इसे दिखाई हूँ कि घोषा पाला कारकी जैसी महिलाएं थी। फिर उत्तर वैदिक काल में कैसे कैसे इसका क्षरण हुआ, ये मैंने दिखाया है। आधुनिक काल में इसके लिए क्या क्या प्रयास किया गया, ये दिखाया है। साक्षरता की क्या कंडीशन थी उस टाइम में, और 2011 के सेंसस के अनुसार वो मैंने लिखा है। फिर आगे फिर मुझे ये कोटेशन याद आया, तो मैंने ये लिखा कि कबीर ने आवाज उठाई, राजा राम मोहन ने जलने से बचाया, बचा कुछ जो कुछ असर था उसे बाबा साहब ने मुकम्मल किया, ये मैंने लिखा है। फिर आगे मैं देखिए कई बार होता है कि ऐसे को आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कि आप क्या क्या, पहले एक तो आप क्वेश्चन एराइज कर लीजिए और फिर आगे उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, उस हिसाब से भी ऐसे लिखा जाता है। आधुनिक संदर्भ में भारत संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति अच्छी क्यों नहीं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति क्या है। ये 3 क्वेश्चन मैंने इस यहाँ पे अरेंज किया है। फिर आगे मैं इसका जवाब दे रही हूँ। तो ये है, फिर लोकसभा राज्यसभा में मैंने दिखाया कि महिलाओं की क्या कंडीशन है। फिर न्यायपालिका में मैं दिखाई हूँ कि कैसे क्या है। फिर मैंने दिखाया कि क्या क्या समस्या है, घरेलू हिंसा है, दहेज उत्पीड़न है, लैंगिक भेदभाव है, शिक्षण संस्थान में महिलाओं की उपस्थिति कम है, ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं।
प्रस्तावना के आदर्श का फिर मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है कि यहाँ क्या क्या कहा गया है। उसके बाद भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल का जिक्र किया गया है भारत महिला के न्याय से सुनिश्चित करने के लिए, वो सब मैंने लिखा है। उसी संदर्भ में मैंने फिर एक ये लाइन लिखा है अम्बेडकर जी का कि मैं किसी समाज के विकास की माप उस समाज या महिलाओं के विकास की स्थिति से करता हूँ। ये यहाँ पे मैंने कोट किया अम्बेडकर जी को। फिर आगे मैंने लिखा है इसमें क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके लिए कानून कौन कौन से बनाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। तो फिर मैंने यहाँ लिखा कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1976 का है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रमुख है। ये सारी चीजें मैंने लिखी है। उसके अलावा बच्चों के लैंगिक अपराध रोकथाम नियम पॉक्सो 2013 का भी मैंने यहाँ उल्लेख किया है। ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं जहाँ बताया जा रहा है कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। उसके बाद फिर विशाखा गाइडलाइन, इसका भी मैंने यहाँ जिक्र किया है। ये विशाखा गाइडलाइन का फिर मैंने यहाँ लिखा है कि ड्रॉप आउट रेट अधिक है, कम है, ये सब मैंने लिखा है। आगे मैंने लिखा है कि क्या सिर्फ यही कारण है नारी सशक्तिकरण के रास्ते में बाधा, सिर्फ यही शिथिल कानून व्यवस्था ही है या और भी कुछ है। तो फिर मैंने यहाँ पे ग्लास सीलिंग की एक अवधारणा का भी उल्लेख किया है। ये ग्लास सीलिंग की अवधारणा क्या है वो सब मैंने लिखा है। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण हेतु, ये मैंने लिखा है। जीविका योजना है, सात निश्चय 1-2 है, पंचायती राज अधिनियम में 50% अधिक महिला का आरक्षण है, वो सारी चीजें मैंने लिखा है। बिहार पुलिस विभाग में लिख दिया मैंने कि 30% महिलाएं कार्यरत है, जो महिला सशक्तिकरण का घोतक है, ये मैंने लिखा है। फिर केंद्र स्तर पर मैंने लिखा है क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। फिर मैंने 73वें 74वें संविधान संशोधन का उल्लेख किया है। ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं। इसके अलावा जो रिसेंट में लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये सारी चीजें मुझे आती तो वो सब मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद चुनौतियाँ क्या क्या है वो सब मैंने लिख दिया है कि क्या क्या है। फिर यहाँ पे एक मैंने ये विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति 126 है, इसका मैंने ये यहाँ पे दिया है कि ये बता रहा है कि कितना जेंडर गैप है। फिर मैंने यहाँ पे अदम गोदमी का एक लाइन यहाँ पे यूज किया है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये दावे झूठे आंकड़े किताबी है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर 2047 तक अगर विकसित भारत करना है तो इसमें नारी सशक्तिकरण का क्या योगदान हो सकता है, वो लिखकर मैंने इसे एंड किया है। तो ये मेरा हो गया सेकेंड सेक्शन जो मैंने लिखा है। इसमें जितने भी मुझे पेज प्रोवाइड कराए गए थे मैंने कोशिश किया है कि वो सारे को लिखूं और क्लियर लिखूं। हालांकि बीच में मेरा कुछ राइटिंग भी बिगड़ गया था क्योंकि वहाँ स्पीड लिखना होता है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है, तो फिर इस कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन मेरा ये प्रयास था कि ओवर राइटिंग ना हो, ज़्यादा काट कूट ना हो। तो आप देख रहे हैं ये मेरा सेकेंड सेक्शन का हो गया। उसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी तीसरे सेक्शन का। तीसरे सेक्शन में दरअसल होता यह है कि उसमें बिहार से स्पेशल जो भी बिहार में प्रचलित लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, वो पूछे जाते हैं जो बिहारी भाषा में किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में। तो फिर मैंने वो लिखा है इसमें। इसमें 4 दिए गए थे कि बनले के सब केहू बिगड़ले केहू ना, इन चारों आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे कि कौन कौन सा पूछा गया था। इसमें तो एक के मुझे समझ मतलब इसका मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्या, जिए थे माची ना ही घोटाए, तो फिर मैंने उस पर ध्यान दे दिया। देखिए एग्जाम में आपको ये सोचना है कि आप कौन सा ऐसे बेहतर लिख सकते हैं। आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि मुझे चारों के बारे में आ रहा है या नहीं, आपके पास जिसमें इनफ कंटेंट है, जहाँ लिखने टाइम में आपका पेन ड्रॉप ना हो, उस पर लिखना है क्योंकि टाइम लिमिटेड है। 1 घंटा में आपको लिखना है, 10 मिनट आपको उसका रफ बनाने में ही चला जाएगा कि ये लिखना है। उसके बाद फिर आप लिखना चालू करते हैं। तो इस पे मैंने लिखा था कि जैसन बोआ वैसन काटा पे, क्योंकि इसका इजीली मुझे स्पष्ट हो गया था इसका क्या है कहने का उद्देश्य। और फिर मैंने उस पर लिखा है। तो फिर मैंने इसकी शुरुआत ऐसे की है कि बिहार के लोक जीवन में प्रचलित यह कहावत जैसा करोगे वैसा भरोगे तो व्यंग के साथ साथ भविष्य की और अच्छे परिणाम हेतु प्रेरित करती है, जो गागर में सागर के समान है। फिर मैंने इसका अर्थ बताया कि दूरदर्शिता का अभाव है। फिर मैंने यहाँ पे कबीर जी की एक लाइन यूज की है कि करता था सो क्यों किया अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा है, तो मैंने ये लिखा है। फिर मैंने आगे बताया है इसको कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में क्या होते हैं, पारिवारिक लेवल पे इसका कहाँ देखने को मिलता है इस तरह का व्यवहार की जैसन काटब वैसन जैसन बोअब वैसन काटब। तो ये मैंने पारिवारिक स्तर पर दिखाया है इसको। फिर इसके बाद मैंने इसे छात्र जीवन में दिखाया है कि जब तैयारी का टाइम होता है तो छात्र भटकाव में संलिप्त होते हैं और फिर अपने भविष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। जब सफलता नहीं मिली तो आलोचना का पात्र बनते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा है। फिर राजनीति के क्षेत्र में मैंने दिखाया कि किस प्रकार चुनावी दल मतलब चुनाव के टाइम में बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं लेकिन फिर बाद में फिर वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, वो सब मैंने लिखा है। फिर यहाँ पे एक लाइन मुझे ये याद आया था कि अब पछताते हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो मैंने लिखा है।
फिर मैंने इसे पर्यावरण के सेक्टर में भी लाने का प्रयास किया, जहाँ मैंने कैलिफोर्निया की वनाग्नि, समुद्र स्तर का बढ़ता जल स्तर, ये सब के बारे में लिखा है। औद्योगिक क्रांति के कारण ये सब हुआ था, ये सब मैंने लिखा है। फिर अपने पड़ोसी देश इसमें मैं पाकिस्तान की स्थिति पर भी इस लोकोक्ति का अर्थ दिखाने का प्रयास की हूँ, तो वो मैंने लिखा था यहाँ। तो ये है मेरा ये वाला थर्ड सेक्शन का। फिर मुझे इस ये लगा कि धीरे धीरे सब कुछ हो है, ये वाला कबीर जी का मैंने यहाँ पे ये कोट किया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने ये ऐसे लिखा है, बिहारी ऐसे को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। देखिए, अगर कोई ऐसे आता तो सिर्फ आपको उसका नकारात्मक ही नहीं दिखाना है, इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं, तो आपको उसका ओवरऑल वो दिखाना है ना। पहले आप कुछ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने नकारात्मक दिखाया कि कहाँ कहाँ इसके नकारात्मक प्रभाव दिखने को मिलते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक अर्थ भी देखे तो इस पे मैंने लिखा है कि भारत की आजादी के पश्चात गरीबी और शिक्षा भुखमरी थी, विरासत में मिली, परंतु तत्कालीन सरकारों की समस्या से निजात पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। उसी का परिणाम है कि आज 75 वर्षों के बाद भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ये सब मैंने दिखाया है। फिर यहाँ पे मैंने गांधी जी का एक लाइन यहाँ पे यूज किया कि जो व्यवहार आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं पहले स्वयं करें। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर विकसित भारत में ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसन बोअब वैसन काटब का कैसे हम ये लोग यूज कर सकते हैं, तो वो मैंने लिखाया है यहाँ पे जननांग की लाभांश के क्षेत्र में, कि अगर हम अभी अपनी जो भी युवा आबादी है उसको ससमय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल पर ज्ञान नहीं देते हैं, तो किस प्रकार ये 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में बाधा बन सकती है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ दिखाई है। फिर मैंने इसे जलवायु परिवर्तन पे भी दिखाया कि अभी एकदम हाई टाइम है पर्यावरण के लिए काम करने का। अगर हम लोग अभी नहीं करते हैं तो फिर आगे इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, तो वो सब मैंने दिखाया है। फिर यहाँ पे ये लिखा मैंने, एक लाइन लिखा है पर्यावरण के संदर्भ में कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने लिखा है। फिर मैंने इसे एआई के क्षेत्र में भी एक बार घुमाया है कि एआई पर अगर नियंत्रण नहीं किया जा सका तो क्या यह समूल मानव जाति के नाश के लिए जिम्मेदार हो सकता है। किस प्रकार ये चीज मैंने यहाँ लिखा है। तो ये सब चीजें है, साइबर क्राइम में किस तरह हो रहा है, साइबर फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल रेप है, ये सारी चीजें भी मैंने दिखाया है। फिर यहाँ पे कबीर जी की एक लाइन जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होगी बहुरी करेगा कब। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ लिखी है। इस प्रकार मैंने कुछ कुछ समय पर कोटेशन का यूज करके अपने ऐसे को आकर्षक बनाने की कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा थर्ड सेक्शन है। फिर मैंने यहाँ निष्कर्ष लिखा है कि निष्कर्षतः यह लोकोक्ति व्यक्ति के वर्तमान में किए गए कार्यों के अनुरूप ही फल मिलने के परिणाम से अवगत कराता है, ताकि व्यक्ति अपनी दूरदर्शी सोच के सहारे आने वाली मुसीबतों से बच सके, व्यक्ति को उपहास का पात्र न बनना पड़े, साथ ही शासन व्यवस्था में अव्यवस्था जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी है। तो ये मेरा थर्ड है। फिर मैंने इसका एंडिंग भी कबीर जी के उस लाइन से किया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात हो और उनको शीतल करे आंखों शीतल हो। तो ये थी दोस्तों मेरी ऐसे की कॉपी जो मैंने अभी आपको दिखाया।